एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आपका नीम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जो है अपनी केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड इन द पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स वो किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीम इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीम इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट की तीनों स्ट्रीम्स मेडिकल, आर्ट्स और नॉन मेडिकल के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए। नीव इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का आइकन दिखेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमारा सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री, ये हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस में रहता है। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक तक हम आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स जो है वो फ्री में पढ़ाएंगे, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है या आपको हेल्पफुल है। तो इस तरह एनालाइज करके आप आफ्टर 1 वीक जो है वो फीस डिपॉजिट करवा के रेगुलर जो है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारी बोथ क्लासेस में रहता है। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। BPL स्टूडेंट्स के लिए हम जो है वो 20% डिस्काउंट रखते हैं। हमारी जो HP टेट की फीस रहेगी वो है 1999 रुपीज़ और इसमें भी जो है वो 20% डिस्काउंट हम BPL स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। मैं आपको HP टेट में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम IE से डिनोट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को हम IE से डिनोट करते हैं। इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं क्योंकि पोटेंशियल भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेचुरल आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म अ कैटायन ऑल्सो इन अ गैसियस स्टेट। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि मान लो ये कोई आपका एटम है, ठीक है, तो उससे आपने जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो मोस्ट लूजली होगा, क्योंकि जो नज़दीक होंगे इलेक्ट्रॉन उनको तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो पूरी रहेगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से तो वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट में होगा वो जब रिमूव करेगा कोई एटम, और आपको पता है जब कोई रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो बनता है कैटायन, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू रिमूव द most loosely bound electron from a neutral isolated gaseous atom in its ground state to form a cation also in a gaseous state। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी को मैं अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो कोई एटम है, ठीक है, उससे हमने जो है वो उसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होगा उसको निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे ये कोई X एटम है, ठीक है, उससे हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, वो एक कैटायन बन गया। और यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होती है किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये भी जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी है आपकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी है कि जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको हमने आउट करवाना है किसी एटम से, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए।
अब आपको बता दूं कि ये किस तरह से जो है वो वेरी करती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर आता है एटॉमिक साइज, ठीक है। अब आप खुद सोचेंगे कि विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, कि अगर एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा है, ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ज़्यादा हैं किसी एटम में। अगर साइज बड़ा है किसी एटम का तो नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं, और न्यूक्लियस का जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम है, तो उसको जो है वो रिलीज करवाने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। तो अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन शेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, क्योंकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल्स आल्सो इंक्रीजेज। साइज बड़ा है एटम का इस तरह, तो शेल्स भी उसके अराउंड बड़ी ही होंगी, ठीक है, तो उसका साइज बड़ा होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम चाहिए हमें उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने को। नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइज, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ न्यूक्लियर साइज नहीं है, ये है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और इसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अच्छे से पकड़े रखेगा अगर इसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो भी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से पकड़ा रहेगा न्यूक्लियस से, ठीक है। तो न्यूक्लियर साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट है आपका सिमेट्री। सिमेट्री का क्या फर्क पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी में? तो आपको पता है जो भी चीज़ सिमेट्रिकल होगी, ऐसे जनरल हम बात करें तो उससे हमें कोई भी चीज़ रिमूव करना और ऐड करना जो है वो मुश्किल होगी। तो यहाँ हम बात करें ग्रेटर द सिमेट्री मोर विल विद आयनाइजेशन एनर्जी। अगर सिमेट्री किसी एटम की जो है वो अच्छी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव करवाने के लिए एक्स्ट्रा जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फोर्स सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आपके पास फुली फील्ड कन्फिग्रेशन है या हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, तो जो फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होती हैं, ठीक है, फुली फील्ड, ठीक है, एंड हाफ फील्ड जो कन्फिग्रेशन होती हैं वो मोस्ट स्टेबल होती हैं। वो क्या होती हैं? मोस्ट स्टेबल होती हैं, और जो है वो सिमेट्री भी उनकी स्टेबल होती है, तो इस कारण वो स्टेबल होती हैं। तो अगर ग्रेटर है सिमेट्री, ठीक है, फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है किसी एटम की, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी भी सिमेट्रिकल चीज़ से हमें कोई चीज़ रिमूव करवानी हो या ऐड करवानी हो तो हमारे लिए वो मुश्किल होता है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। वेरिएशन इन ग्रुप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में जो है वो किस तरह वेरी करती है। अगर आपने पिछले लेक्चर ध्यान से सुने हो तो आपको पता है कि ग्रुप में हम इस तरह चलते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं अगर डाउन द ग्रुप, तो जो न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है। तो हम जो है वो आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा पाएंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो है नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ती जाएंगी जब हम नीचे चलेंगे ग्रुप में। तो जो न्यूक्लियस है उसकी जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो अट्रैक्शन कम होगी और हम उसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो वेरिएशन इन ग्रुप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स increases as we move down the group, so the valence shell electron can be removed easily. नेक्स्ट है
वेरिएशन इन अ पीरियड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड में कैसे वेरी करती है। तो मैंने आपको बताया है कि जो पीरियड में है वहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था हमारी फर्स्ट जो पीरियड था वहाँ पे, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो है वो हमें मुश्किल हो जाएगी और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। तो अलोंग अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो हम बात करें लिथियम से लेके नियोन तक, ठीक है। तो लिथियम आपका फर्स्ट पीरियड का है और उसी पीरियड में नियोन लास्ट है। तो इस तरह से जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि लिथियम के बाद इधर बेरिलियम आएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरोन आएगा, फिर 5 कार्बन आएगा, 6 नाइट्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 8 फ्लोरीन, 9 और इस तरह नियोन, ठीक है। तो इस तरह जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ज़्यादा पावर आ रही है अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री है, कुछ एक्सेप्शंस होंगी, और एक्सेप्शंस कहाँ होती हैं, जो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशंस होती हैं या सिमेट्री होती हैं, तो एक्सेप्शंस होती हैं। अब हम पीरियड में एक्सेप्शंस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ बेरियम, ठीक है, जिसको हम IE1 लिखते हैं, ठीक है। IE1 इज मोर देन दैट ऑफ बोरोन। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है बेरिलियम की, वो बोरोन से ज़्यादा है। होना क्या चाहिए, बेरिलियम की कम होनी चाहिए और बोरोन की ज़्यादा। इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका 5। और अलोंग द पीरियड आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरोन से ज़्यादा है, और नाइट्रोजन की भी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है। ये भी इस तरह ही आते हैं पीरियड में। तो ये क्यों है, तो ये है ड्यू टू सिमेट्री, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सिमेट्रिकल है। तो आइए देखते किस तरह से हैं। बेरिलियम देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 एंड 2s2, ठीक है। तो वो हमने भरी, तो 1s भी फुली फिल्ड है, 2s भी, तो ये मोर सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर हम बोरोन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 5, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 एंड 2p1, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और 2 इधर खाली पड़ी हुई हैं शेल्स p की। तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल होती हैं, तो ये फुली फील्ड है तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है। तो इसी कारण जो है वो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरोन से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3। और जब हम इनको भरेंगे इस तरह से, ठीक है, 1s2 2s2 2p3, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है और इसमें मोर सिमेट्री है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, तो इसको हम भरेंगे, देखो 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये हाफ फील्ड है पूरा, ना फुली फील्ड है, लेकिन नाइट्रोजन में जो है वो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आ रही है इधर 2p3 में, तो ये जो क्या है ये मोर सिमेट्रिकल है। इसी कारण जो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से, फर्स्ट वाली ज़्यादा होगी, ठीक है। IE1 जो है वो बेरिलियम में ज़्यादा होगी, ठीक है, और किस में ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की भी ज़्यादा होगी। जब इनसे एक एक निकल जाएगा, मान लो बेरिलियम से एक निकल गया, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब उसके बाद वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा और सेकंड जो है वो कम हो जाएगी उसकी एनर्जी, ठीक है। सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के से एक हमने निकाला, ठीक है, एक हमने निकाल लिया मानो, तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है।
तो दूसरे की बारी में जो है वो ये अब सिमेट्रिकल नहीं रहा तो दूसरी एनर्जी जो है वो कम होगी, ठीक है, IE2 सेकेंड एनर्जी जो कम होगी। इसी तरह नाइट्रोजन में भी ऐसा ही होगा। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो ये भी ना हाफ फील्ड रहा ना फुली फील्ड रहा, ठीक है, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी और दूसरी जो है वो कम होगी फर्स्ट की कंपैरिजन में, क्योंकि फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये जो है वो अनसिमेट्रिकल बन जाएंगे। नेक्स्ट है कैटायन क्या होते हैं। अब यहाँ से हमने पढ़ा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एटॉमिक कैटायन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैटायन कैसे बनते हैं, एनायन कैसे बनते हैं, उन पे चार्ज क्या होता है। तो व्हाट आर कैटायन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। जब हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटायन बन जाता है। जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11। जब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन इस तरह रिमूव कर दिया तो ये बन गया Na पॉजिटिव। अब इसका एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस पे 10। तो इस तरह जो है वो कैटायंस बनते हैं। अब एनायन क्या होता है, कैटायन का उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम लीड्स टू एनायन, और एनायन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है हमारा, ठीक है, तो फ्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये फ्लोरीन एनायन बन गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन जब एनायन बना तो एटॉमिक नंबर क्या रहा, इसका 9 ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास, 10, ठीक है। और यहाँ पे कितने थे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, यहाँ पे कितने थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जब ये फ्लोरीन ही था तो भी 9 ही थे, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 थे। लेकिन जब ये एनायन बना, ठीक है, जब ये एनायन बना, F नेगेटिव बना, तो इसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके बन गए 10, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 9 ही रहा। तो इससे जो है हम कंपैरिजन कर सकते हैं साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन विद रिस्पेक्ट टू इसके एटम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सोडियम की और सोडियम आयन की, तो इसमें जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 10, यहाँ भी एटॉमिक नंबर क्या है, 10, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम का जो है, मैं गलत बोल गई, एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो इसका भी एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है, तो उसके पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 10, लेकिन यहाँ पे जब वो एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके पास 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11, लेकिन जब उसने एक रिमूव कर दिया तो एटॉमिक नंबर तो वही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। तो अगर 10 हो गए तो कैटायन का साइज जो है वो स्मॉलर हो जाएगा, किससे, सेंट्रल एटम से। क्यों, क्योंकि अब जो 11 जो है न्यूक्लियर चार्ज वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है कैटायन में, लेकिन जब ये एटम था तो 11 न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे। तो 11 न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना जो है वो ज़्यादा ईजी है। तो एक कैटायन है स्मॉलर साइज देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट। तो कैटायन का साइज जो है उसके पेरेंट से, जैसे सोडियम आयन बना, ठीक है, तो इसका पेरेंट क्या है, सोडियम है, तो कैटायन है स्मॉलर देन ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। एटम बिकॉज ऑफ इट्स इट हैज़ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पेरेंट एक कैटायन, ये एक ही लाइन है, कैटायन है स्मॉलर देन ऑफ इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज़ अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैटायन में जो है वो कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर चार्ज दोनों जगह एटम में भी और कैटायन में भी सेम रहेगा, लेकिन कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन डालते हैं, जैसे 4 ऑप्शन लिखी होंगी
कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एक एटायन है स्मॉलर साइज देन ऑफ इस एटम, एनायन हैज़ बिगर साइज देन ऑफ इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, तो इस तरह से जो है एग्जामिनर डालता है। तो अगर आपने फिनोमिना जो है कि आयंस कैसे बनते हैं, कैटायंस कैसे बनते हैं, एनायन कैसे बनते हैं, तो आपको इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है size of anion will be larger than that of the parent atom because addition of one or more electron will leads to more electron will leads increase in size of एटम। यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया है विल लीड्स टू। ठीक है, तो द साइज ऑफ द एनायन जो है वो बड़ा होगा उसके पेरेंट एटम से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो हम जैसे ये एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेरेंट एटम है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये बन रहा है एनायन। ठीक है, तो इसमें जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 है। जब ये एनायन बना तो इसका एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 9 ही रहे, लेकिन जब एनायन बना तो इलेक्ट्रॉन इसने लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। तो साइज जो होता है एनायन का वो पेरेंट एटम से जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आगे है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे एग्जांपल दिए हैं O2 नेगेटिव। अब मैं O2 नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आप बताइए मुझे। इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ऑक्सीजन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं, ये एक एनायन बना है। तो ऐसे जो है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, वो 8 थे, लेकिन अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए, 10। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरीन आयन। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसने एक नेगेटिव चार्ज लगा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम प्लस। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। पॉजिटिव साइन का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 10 बचे। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। 2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। तो ये जो स्पीसीज हैं आपकी O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, NMg2 पॉजिटिव, ये क्या है सारी, ये सारी की सारी जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, क्योंकि इन सब में जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पेपर में क्वेश्चन इसी तरह पूछने को आता है कि इनमें से जो कौन सी स्पीसीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आओ हम एक एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, फाइंड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो O नेगेटिव है, तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। ठीक है, सल्फर 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, सॉरी सल्फर 2 नेगेटिव। ठीक है, तो सल्फर 2 नेगेटिव में जो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 2 इसने लिए हैं, तो कितने हो गए इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन। Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 इसने पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास 10। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9। एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सॉरी एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 हैं, लेकिन इसमें जो इसने जो है 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 13 में से 3 दिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10। तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्पीसीज आ रही हैं जिनके पास जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे O2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। तो इन सब में जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये 3 हैं। ठीक है, तो जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का समझ पाएंगे कि क्यों आया है ये चार्ज, तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वो आसानी से निकाल पाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड में, जैसे मान लो 2 एटम हैं, एक एटम इधर है
और एक एटम इधर है, ठीक है। दोनों ने आपस में शेयर किया है कोवलेंट बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया हुआ है। तो कौन सा जो एटम है वो इस इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हुए हैं इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन, इनको अपनी तरफ खींचेगा ज़्यादा, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो कौन से एटम ज़्यादा खींचेंगे, जिनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो वेरी करती है नेगेटिविटी। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल से जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। अब हम अलोंग द पीरियड और ग्रुप में देखेंगे। तो अगर आपको साइज पता है कि कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं पीरियड और ग्रुप में, तो आप इन चीज़ों को आसानी से जो है वो कर पाएंगे। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी इन को, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, 2 एटम है, तो कौन सा जो है वो अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, वो खींचेगा जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो मैं आपसे बात करूं कि जब हम इस तरह पीरियड में चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम चलेंगे तो लिथियम के बाद इधर जो है वो फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के बाद भी आता है यहाँ पे क्या आता है, नियोन आता है, ठीक है। तो हम जो है वो उसको नहीं लेते क्योंकि ये क्या होती हैं, हमारी 18 ग्रुप वाली इनर्ट गैसेस होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगी क्योंकि ये तो बनाती नहीं है कंपाउंड, बहुत कम बनाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और डाउन द ग्रुप हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। तो पहले ग्रुप की बात करें तो सीजियम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो the value of electronegativity increase along a period because increase in nuclear charge and decrease in atomic size. इसके according फ्लोरीन is most electronegative atom and cesium is the least. Next है the value of electronegativity decreases down the group due to increase in atomic size down the group and also increase number of shells, ठीक है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होती जाती हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती हैं तो न्यूक्लियस के पास जो है वो अपना ही इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ सकता, वो तो कोवलेंट बॉन्ड में दूसरे इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ है उसको कैसे पकड़ पाएगा जब उसका साइज ही बड़ा है। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे, आप इनको बार बार देखिए, ये है फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये हैं आपके पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है, ये है आपका डी ब्लॉक, ठीक है। और लेंथेनम सीरीज यहाँ से शुरू होती है और एक्टिनम यहाँ से शुरू होती है और इनमें 14 जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। जब हम साइज की बात करें तो देखिए आप ये देख, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम जो है वो 4 है, बोरोन 5, 6, 7, 8, 9। तो इस साइड को जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, ठीक है, मैं फिर बताती हूँ आपको, जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और साइज जो है वो डिक्रीज होता है एटम का, ठीक है। और उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इस तरह से वेरी करती हैं। यहाँ पे जो है वो इस साइड को चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो क्या होती हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है, और साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ पाएंगे तो आप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इन चीज़ों को अच्छे से जो है वो समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस डे।